नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज की इस प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी और उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानीय पत्रकार साथियों, कल हमारा इस मध्य प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है और 1 वर्ष में इस मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है और जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी पूरे वर्ष भर से चल रही है, उन सभी बातों को लेकर के, सभी विषयों को लेकर के आज हम सबके बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वह हमारे सभी साथियों को संबोधित करें। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी और उपस्थित हमारे सभी आज इस पत्रकार वार्ता में भोपाल के सभी हमारे पत्रकार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधायक दल की बैठक में आज 11 तारीख को ही 1 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए थे। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने शपथ ली थी और 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट के मंत्रिमंडल को और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 1 वर्ष के काम का लेखा जोखा हमारी सरकार की उपलब्धियों के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है उसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी आज आपके साथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी सरकार के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास और गरीब कल्याण पर काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि आज मैं अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ एक संवेदनशील सरकार और त्वरित एक्शन करने वाली सरकार की भूमिका में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पहचान बनाई है, जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिला, किसान, गरीब, युवा, इन 4 वर्गों पर जो फोकस किया है, तो किसानों के बारे में साइबर तहसील से लेकर के नीचे तक त्वरित एक्शन किसानों के बारे में करने का जो प्रयास, घर घर में रजिस्ट्री तक पहुंचने का काम कि आपके घर हमारी सरकार पहुंच करके, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किया है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो संवेदनशीलता सरकार ने प्रदर्शित की है, इसके एक नहीं कई उदाहरण, कई लोगों के जीवन को बचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से मेरे संसदीय क्षेत्र के भी एक नहीं कई प्रकरण हैं, ऐसे हर जगह पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे मेडिकल कॉलेज, फिर डॉक्टर्स की उपलब्धता या
हायर और स्कूल एजुकेशन के अंदर जो काम हो, और महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार ने किया है। रीजनल जो इन्वेस्टर समिट है, ये एक महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ कि समग्र मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी डिटेल चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने की एक पृष्ठभूमि इन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विजन के साथ की है। अगर मैं ये देखता हूं कि लोकल उद्योगपतियों को कैसे अवसर मिलेगा और उनसे डायलॉग, ये पहली बार मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने मिलकर के किया है। साथ में ही मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये जो परिकल्पना है शहरों का समग्र विकास, और उस नाते से देश के अंदर मध्य प्रदेश कैसे आगे जाएगा, ये एक बड़ी परिकल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कदम उठाया है। इसलिए धर्म, आध्यात्म, संस्कृति के संवर्धन और उसे संजोने का प्रयास एक नहीं कई निर्णयों से, उनका उल्लेख मैं अभी यहां नहीं कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो इस सरकार ने इस दिशा में भी, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर या फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे उन किसानों को और आर्थिक मध्य प्रदेश को ताकत कैसे मिलेगी, इस दिशा में, और मैं जिसको कभी कभी कहता हूं कि गौ पूजन, गौ संवर्धन ये सामान्य नहीं था, एक बेहतर प्रयास सरकार ने संस्कृति की स्थापना के लिए और संवर्धन के लिए किया है। आगामी आने वाले समय में किसानों के बीच कैन बेतवा से लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय, अटल जी का जो सपना था, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। मैं उन्हें पुनः एक बार बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश की आम जनता को भी शुभकामनाएं। 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो 1 वर्ष के अंदर जो हुआ है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके माध्यम से जनता के बीच रख रहे हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदेश देवड़ा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे मीडिया के प्रभारी जी, इस अवसर पर आप सब, जब मैं 1 साल की उपलब्धि की बात कर रहा हूं तो ये भी समसामयिक होगा, थोड़ी सी बात आज की भी बता दूं। आज 7 उपचुनाव नगरीय निकाय के पार्षदों के आए और 6-1 से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई दे रहा हूं इस मामले में। एकमात्र बैतूल छोड़ दूं तो रीवा, ग्वालियर, गुना, अनूपपुर, रायसेन, मंडला, अर्थात एक तरह से ये समग्र प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकाय के उपचुनाव थे जो हमारा अपना विश्वास कायम रख रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की कुशल संगठन के नेतृत्व और सरकार के ऊपर विश्वास जनता का, ये उसका परिलक्षण है, प्रतिछाया है। वैसे तो माननीय वीडी शर्मा जी ने सारी बात कह दी, मैं भी इसमें दोहराना के थोड़ी सी आउटलाइन पे बात कर लेता हूँ। सबसे अच्छी जानकारी आप ही के पास है, सबके पास है, मैं उसको केवल स्मरण कराऊंगा। अब मैं उसमें दोबारा क्या बोलूं, लेकिन ये एक शुरुआत करता हूं कि हम सबके सामने यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी और नदी जोड़ों के माध्यम से एक बड़ा विराट उनका अपना दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा भी था कि यह संभव है क्या, ये तो प्रकृति जन्य है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली
और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए और हमारे राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से ये उलझते हैं मुद्दे बिना बात के, और ये जल तो अपने आप रोको, उपयोग करो, अच्छी बात है, अन्यथा उसका अपनी गति है, वो समुद्र से जो उनका नियत मिलन स्थल है वहां तक जाएगा, लेकिन लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने भी उनकी बात को गौर से समझते हुए हमने कहा कि वो अड़चन क्या है, उलझन क्या है, उस उलझन को समझते हुए पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट था केन बेतवा। अब केन बेतवा से शुरू करता हूँ। केन बेतवा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी के समय भी वो हमारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट की लैंड टनल के कारण से, उसकी लागत बढ़ने के कारण से और आपस में कुछ विभागों के तालमेल के कारण से भटक रहा था। हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलाका था उसमें टनल बना करके और पूरे प्रोजेक्ट पे दोबारा 3-4 मीटिंग हमारे यहाँ की, और जब उसकी लागत, ये बात सही कि बड़ी लागत बढ़ रही है और केवल 10% राशि हमारी लगेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बाकी 90,000 करोड़ की राशि भारत सरकार देने वाली। तो ऐसे में पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी थे, बाद में अभी पाटिल जी है, CR पाटिल जी के साथ हमारी 3-4 मीटिंग हुई। मुझे इस बात का संतोष है, न केवल हमने समस्या का समाधान किया बल्कि सीमित समय में उसके टेंडर लगा करके, आज आपके बीच में डिस्क्लोज कर रहा हूं, यहीं से बात शुरू करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ो का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। जो आपकी जानकारी में है, आप केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है, जहां के लोगों ने अपने खून को पानी समान लड़ करके जान गंवाने में क्षण भर की देर नहीं की, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से पूरा क्षेत्र गरीब था। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके, अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। दूसरा एक, उसके पहले का 20 साल से लगभग एक पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये 3 नदियों का लिंक योजना का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के साथ उलझा हुआ था। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ से भी आपत्तियां थी, राजस्थान को भी कुछ मंजूर नहीं था। जो भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमारी विरोधी विचारधारा की सरकारें थी, परस्पर होने के कारण से अटका रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये PKC योजना के तुरंत लागू होने से हमारा ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात श्योपुर से लगा करके आगर तक के ये जो हमारे 11 जिले हैं, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, ये सारे जिले तीनों नदियों के जुड़ने से इनकी पूरी स्थिति बदलने वाली। और एक तरह से ये चंबल का हमारा जो बेल्ट है, ये अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने, माननीय आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी, हम वहाँ राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। उपलब्ध जलराशि के आधार पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी लेकिन ये ध्रुव सत्य है। मध्य प्रदेश जलराशि के मामले में, अब आमतौर पर जलराशि की बात करते तो हिमाचल दिखता है, हिमालय में हमको गंगा जी, यमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां, उनकी जलराशि, लेकिन इस समग्र जलराशि की सभी नदियों का आकलन अगर करें, सोन से लेकर नर्मदा तक और बाकी सब नदियों को जोड़े, तो मध्य प्रदेश कम नहीं है।
उनसे 21 है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन अपनी नदियों की जलराशि का सही उपयोग कर ले तो इस दिशा में हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना और दिया है, हमने उस पर भी काम किया है। राज्यों से नदी जोड़ो, वो तो होना ही चाहिए, हाँ, लेकिन हमारा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो अपने राज्य की अंदर की नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान को हमने हाथ में लिया है और इससे हमारी दोनों तरह की कठिनाइयों को देखा गया कि एक तरफ जैसे इंदौर से निकलने वाली कान नदी, जिसको कोई खान भी कहता, कान भी कहते हैं, खान नदी आमतौर पर छिप्राजी में आकर के हमारे मूल नदी के धारा को प्रभावित करती है। उसमें इंदौर का कई बार ये जो सीवर का पानी वगैरह मिलता है तो उज्जैन का पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे में इस नदी को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक डक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी नदी पलटा करके गंभीर नदी की डाउन स्ट्रीम है, ऊपर में हमारा डैम बना तो वो नीचे पूरी खाली जगह है, तो ये पानी पूरा वहां शिफ्ट करते हुए और उद्योगों को भी देंगे शुद्ध करके। और ये जो हमारी लगभग 1980 के बाद से हमारे हर कुंभ में हमने छिपराजी के जल से स्नान नहीं करा पाए, क्योंकि हमारी वर्षा गर्मी में सिंहस्थ आता है। 80 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 92 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 2004 का सिंहस्थ हमने गंभीर नदी से कराया, 2016 में गंभीर भी कम पड़ गया तो नर्मदा जी से कराया। तो साधु संतों सहित सबकी मांग रहती थी कि हम स्नान करने छिपराजी में आते और छिपराजी का जल नहीं मिलता है। मुझे इस बात का संतोष है, हम वो अपना जो अशुद्ध पानी अलग करके न केवल छिपराजी का पानी के संग्रह की हमने योजना बनाई कि वर्षा जल को संग्रहित करके ये भी अच्छा प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। सवरखेड़ी डैम के आधार पर वर्षा का पानी छिपराजी का संग्रहित करेंगे, लेकिन वहां डैम बनाते तो बड़े पैमाने पे इंदौर और उज्जैन के गांव कई डूबते, तो हमने उससे बचाने के लिए वर्षा का पानी के लिए बरसात में ही पंप लगा करके सिलारखेड़ी डैम में पूरा एक बड़ा टैंक, बड़ा तालाब स्टोरेज के रूप में काम आएगा। ये पानी हमारी बिजली से हम संग्रहित करेंगे और उसके बाद फिर ग्रेविटी के माध्यम से सने सने उसको छोड़ करके पूरे साल, केवल सिंहस्थ में नहीं, पूरे साल छिपराजी का जल मिलेगा, ताकि ये जो सबकी भावना का सम्मान भी हो और सच्चे अर्थों में उज्जैन की इस भाव के आधार पर कि हम अपने धार्मिक स्थलों पर जो मन की भावना रहती है उस पर काम करते हैं। लेकिन और ऐसे गरीब कल्याण के काम आपने ध्यान दिया होगा, 7 दिन के अंदर ही हमने हुकुमचंद मिल पर मजदूरों की राशि लौटा करके जो बड़े पैमाने पर 4800 से ज्यादा श्रमिक परिवार के 224 करोड़ का भुगतान किया था, जिसके माध्यम से 30 साल पुराना एक विवाद चल रहा था, जिसके बलबूते पर कई 1000 से ज्यादा लोग तो काल के प्रभाव में दिवंगत हो गए। हमने कहा कि नहीं, ये गारंटी सरकार की थी। एक छोटी सी उलझन के कारण से कलेक्टर कहते थे हमने लीज पे इंडस्ट्री वाले को दिया, तो इंडस्ट्री की सारी देनदारी इंडस्ट्री वाला देगा। इंडस्ट्री है ही नहीं, जो 60-70 साल पहले, 100 साल पहले मिल लगा था वो मर गए या पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे में मजदूर और सरकार के बीच क्लेश था। हमने पॉलिसी बनाई पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कोई भी उलझे हुए मसले जिनपे मजदूर और सरकार के बीच में लैंड को लेकर दिक्कत है, तो हमने कहा ये लैंड सरकार ले लेगी, लेकिन 200 करोड़ 300 करोड़ 400 इसके बलबूते पर न केवल हुकुमचंद मिल, बल्कि इस मॉडल पे पहले हमने उज्जैन में विनोद विमल मिल का समाधान किया था। अब बताइए 224 करोड़ कुल देना था हुकुमचंद मिल वालों को, लेकिन ये जमीन हमको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3000 करोड़ की जमीन मिली। तो ऐसे में सरकार के कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मजदूरों का समाधान भी हो गया। दिवाली की तरह आनंद आया उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका लोकार्पण किया। इस आधार पर हमने कहा कि जेसी मिल ग्वालियर, सज्जल मिल रतलाम, उज्जैन का सिरी सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री या प्रदेश के ऐसे कौन कौन से लेबर से उलझे मसले गरीबों के लिए, इस सब पे हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये कुछ चीजें तो मैं आपको बाकी डिटेल बाद में बता दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो बात अपन कह रहे हैं कि हमारे जितनी भारत सरकार की स्वनिधि योजना, संबल योजना के माध्यम से 1,73,00,000 से लोगों का पंजीयन हमने किया, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों को 895 करोड़ की राशि का एक साल में हमने वितरण किया है। सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, जिसमें 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र हमारे द्वारा दिए गए हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर के ऐसे कई सारे हमारे अपने प्रयोग चल रहे हैं, जिसके आधार पर सरकार ने अपनी गरीब कल्याण की भावना का जन प्रकटीकरण का काम किया है। किसान कल्याण के कामों की माननीय हमारे पीडी शर्मा जी ने बात कही है
कि हमने साइबर तहसील के माध्यम से पहली बार दस्तावेज पंजीकरण देश के अंदर पहली बार हुआ है। इधर आप रजिस्ट्री कराएंगे, इधर अपने आप पटवारी वो ग्वालियर में हो, रीवा में हो, सागर में हो, इंदौर में हो, रायसेन में हो, अपने आप यहीं से साइबर तहसील के आधार पर अपने आप नाम चढ़ जाएगा। आमतौर पर ये दो विभाग अलग अलग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग है, पंजीयन विभाग अलग है, लेकिन इधर अपन कराएंगे और हो जाएगा। और केवल रजिस्ट्री नहीं, बंटवारा परिवार के अंदर भी होता है। संपत्ति का परिवार का बंटवारा होगा तो बंटवारे में भी सही तरीके से उसके खसरा खतौनी से लेकर के नक्शे के अंदर तरतीब कराने तक का सारा काम उसके अंदर होने वाला है। इसी प्रकार से श्री अन्न को लेकर के 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हमने अपने किसान भाइयों को श्री अन्न रानी दुर्गावती योजना के आधार पर इसका हमने मदद करने का प्रयास किया। गेहूं के आधार पर 125 रुपया बोनस का हमने घोषणा की है, मुझे इस बात का संतोष है। सोयाबीन को 4892 रुपये देने से लगा करके किसानों को लेकर के खासकर ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई की जो सुविधा उनको मिलेगी। एक और आपकी भी बात जानकारी देना चाहूंगा, इसके साथ ही बोल देता हूं कि अभी हमने अपनी किसानों को अपने पैरों पे खड़े होकर के उनकी जीवन में जो सबसे बड़ी कष्ट है, एक तो बिजली और एक पानी। पानी के लिए हम नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के लिए हमने निर्णय किया है कि किसान को अपनी बिजली स्वयं की मिले, इसलिए जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली मिलेगी। ये सोलर पंप देने का हमने 1 लाख किसानों को निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों की दृष्टि से हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, खास करके अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल बेल्ट में एथेनॉल से लेकर के दूसरी फूड इंडस्ट्रियों के लिए हम ला रहा था कि किसानों के उत्पाद के आधार पर उनकी अपनी फसल का ठीक से लाभ मिले। मैं युवाओं की दृष्टि से बात करूं कि हमने शुरुआत तो की है विक्रम विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालयों में आमतौर पर कुलपतियों को कुलपति कहते थे, तो खास करके बहनें जब कुलपति बन जाती, ऐसे में मेरा अनुभव मैंने सुनाया था। एक बार इंदौर में मैं था, हमारी एक प्रोफेसर वहां की कुलपति थी, उनके पति आए कि आपके कुलपति का मैं पति हूं। थोड़ा मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि ये कैसी भाषा है, क्या बात है। तो मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, आकर के फिर मैंने कहा देखा देश भर में क्या इसका निदान हो सकता है। तो ध्यान में आया कि महाराष्ट्र के लोग कुलपति को कुलगुरु कहते हैं, तो हमने कहा ये मॉडल हमारा यहाँ चलेगा। तो हमने संशोधन करके कुलपतियों को कुलगुरु कहा है। तो कुलगुरु करते ही हमारे लिए गुरु परंपरा, गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ले जाने वाला मार्ग, उस परंपरा में हमने कुलगुरु करके, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे विश्वविद्यालय में निजी और सरकारी सभी विश्वविद्यालय में कुलगुरु कर दिया। अब लगातार हमारे यहाँ राज्य स्तरीय रोजगार के आपके 7 लाख युवाओं को 5000 से अधिक लगातार स्वरोजगार के लिए भी हम ऋण दे रहे हैं, और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं पूरे प्रदेश में। खास करके ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन उसके समानांतर जो जिस प्रकार के स्वरोजगार के अपने प्रकल्प के साथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो लगभग हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारी सरकार ने इस पे काम किया। युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी कल्पना जो नई शिक्षा नीति को लेकर है, 55 ही जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू कर दिए। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी खास बात ये रखी है कि हमारी बहनों को, जैसे मैं अकेले उदाहरण देता हूँ कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से कोई स्कूटी से आती, कोई ऑटो से आती है, भाई हमारा कोई गाड़ी मोटरसाइकिल आता है, केवल 1 रुपये रोज में, बजाय वो 50 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल जलाए, हर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को बस हमने दी है। बस से कॉलेज में आने जाने का हम भी अपन सब पढ़े, कभी सोचते नहीं थे कॉलेज में कोई बस देगा। प्राइवेट किसी कॉलेज में देते तो मालूम नहीं, मैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो कभी सपना रहता था कि सरकारी कॉलेज कोई अपने बच्चों को लाने ले जाना करेगा विद्यार्थी को। लेकिन मुझे संतोष है कि 55 ही जिलों में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में हमने ये प्रबंधन किया है कि आने जाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उसकी लाभ मिले, उस आधार पर वो अपना इसका लाभ उठाएंगे। हमने बीएससी एग्रीकल्चर, माननीय हमारे वीडी जी हैं, हमने कहा कि कृषि आधारित प्रदेश है, तो कृषि आधारित प्रदेश में कम से कम खेती बागवानी वो अपने खुद की कर ले। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ये सभी दायरों को थोड़ा सा अपने सरकारी मापदंड के आधार पर निर्धारित करते हुए, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है,
हमने बीएससी एग्रीकल्चर को सभी शासकीय विश्वविद्यालय और अच्छे एक्सीलेंस वाले जो कॉलेज है वहां तक लेकर के कृषि संकाय के आधार पर भी लोग अपना काम धंधा करें, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए डेयरी के से जुड़ी हुई तकनीक के आधार पर ये भी इसके कोर्स को हमने जबलपुर के बाद इसको अन्य विश्वविद्यालय में ले जा रहा है धीरे धीरे करके। अर्थात रोजगार पर सभी कोर्स बीएससी नर्सिंग से लेकर के पैरामेडिकल तक, ये आपने गौर किया होगा, हमने कहा केवल एक विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा तो आपको ध्यान में जबलपुर में कठिनाइयां आई है, कई साल से कोर्ट कचहरी हुई है। तो पहले मेडिकल कॉलेज की जबलपुर की यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसके पहले सारे विश्वविद्यालय अपनी अपनी परीक्षा कराते थे, उनका अपना सेटअप बना हुआ था। हमीदिया का अपना यहाँ का यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती थी, इससे पहले जहां के विश्वविद्यालय अहिल्या अपने इंदौर मेडिकल कॉलेज की वो खुद परीक्षा कराती थी, नर्सिंग पैरामेडिकल। हमने वो वापस उस तरह में बढ़े और ये नई शिक्षा नीति इस बात को प्रोत्साहन भी देती है कि हमको हमारे सभी बच्चों को समान विश्वविद्यालय, अब समान केवल लॉ की छोड़ करके सारे कोर्स के सभी विश्वविद्यालय में दायरे में आना चाहिए। हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों के लिए अंक सूची, उनके अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब ऑनलाइन कर दी है। कोई अभी वो अपना जमाना गया कि सबको अपनी मार्कशीट संभालते फिरो, कोई गुम हो गया तो दिक्कत आ रही, दोबारा बनाना। डीजी लॉकर के माध्यम से सभी युवाओं के लिए पूरे प्रदेश में अपने दस्तावेज का जहां से भी लोग केवल अपना लॉक खोलोगे, आप दस्तावेज किसी को भी बता सकते हो। तो ये जो बीच की जो गड़बड़ियां होती थी उससे बाहर ला करके सने सने धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालय में लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार से पोर्टल में पंजीयन, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, जो बच्चा एडमिशन लेगा सबका दस्तावेजीकरण के आधार पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को भी जानकारी रहेगी। किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, कोई भी कोर्स में कोई भी एडमिशन लेता है, उसकी जानकारी होने से जो बीच की शिकायत आती थी पहले, वो सारी शिकायत निर्मूल होगी। मुझे इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनों को 1.29 करोड़, मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो। तो स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, खास करके बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों को हमने 850 एमएसएमई इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए कि केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका हक बनता है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख बहनों को, बालिकाओं को 57 करोड़ की राशि सीधे सीधे उनके खाते में हमने डालने का प्रयास किया। ऐसे आहार योजना से लेकर बहुत सारी योजनाओं पे विस्तार से आपको एक दस्तावेज मिलेगा जिस पे अपन बात करेंगे। मैं उद्योग निवेश के संबंध में तो दोहराने चाहूंगा कि अभी इस जनवरी तक हमारे करीब करीब सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगी, लेकिन 2025 का तो पूरा वर्ष हमने उद्योग वर्ष के रूप में ही मनाने का निर्णय किया। अर्थात संभाग से भी हम नीचे ले जा करके सभी जिलों तक औद्योगिकरण की इस अभियान में सबको सहभागी बनाना चाह रहे हैं। हर एक कोई किसी भी सेक्टर में निवेश करना चाहे। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर भूगर्भ संपदा, वन संपदा, जल संपदा, भौगोलिक भूमि पर्याप्त है। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार के, पहला हमारा चरण है अपने स्थानीय उद्योगपति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, उनके काम को बढ़ाए। दूसरा, एक काम से दूसरे काम में जो जाना चाहते हैं उसको भी मदद कर रहे हैं। तीसरा, इसके अलावा देश के अंदर के बाकी उद्योगपति जो अपने अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड नाम से काम कर रहे हैं वो आकर हमारे प्रदेश में काम करें, हम उसको भी मदद करने को तैयार है। चौथा, इसके अलावा कोई विदेश के बैठे हुए निवेशक है वो भी आना चाहे तो समान रूप से हम इस पे पूरे पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग इसी आधार पर 4 लाख करोड़ का, जैसे मैंने पहले
अपना उल्लेख किया और इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और अगले महीने 16 तारीख को हम शहडोल संभाग की करेंगे। फिर भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी समय अपनी अनुमति दी है। वो 24 फरवरी को हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि एक तरह से हमारे पास ये 3 महीने का रोड मैप अभी तैयार हुआ जिसमें प्रधानमंत्री लगातार हमारे पास इन कामों से जुड़ेंगे। लेकिन इसके लिए भी हमने अपने संभाग में भी की, लेकिन मुंबई, बेंगलोर, कोयम्बटूर, कोलकाता और अब बाकी राज्यों के अलग अलग ऐसे निवेश की बड़ी संभावना के महानगरों में जाकर के भी हमारे अधिकारी वहां रोड मैप करके अपनी सारी चीजों की, अपनी पॉलिसियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिस आधार पर बड़े पैमाने पे लोग आकर्षक हो रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि निवेश प्रोत्साहन का ये पूरा अभियान हमारे सारे कामों पे सबसे उत्साहवर्धक है, जो किसी भी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए एक पर्याप्त और एक ठोस काम है जिसपे हमको बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारी समृद्ध हो रही संस्कृति पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ भगवान राम के श्री राम वन गमन पथ की पर काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के भी पाथेय योजना पे काम कर रहे हैं। अर्थात बदलते दौर में आजकल हमारे पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी रोजगार की बड़ी संभावना है। इसलिए समान रूप से युवाओं को, स्थानीय निवेश को या अलग अलग प्रकार से कहीं न कहीं सबकी वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरे देश के बाहर के लोगों को भी हमारे यहाँ के तीर्थ स्थान, अब छोटी सी बात है, भगवान कृष्ण का जैसे ही हम उनकी तीर्थ की बात करते हैं तो एकदम मथुरा क्लिक होती है या द्वारका क्लिक होती है, लेकिन जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व, वो उज्जैन का महत्व, वो इंदौर की जाना पहाड़ी का महत्व है, या रुक्मी के साथ भगवान कृष्ण ने धार के पास अमजेरा में युद्ध किया, वो उनका अपना चिन्ह है। केवल समाज के सामने स्थापित करने की जरूरत है। या गरीबी अमीरी के दोनों का नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण ने रात गुजारी थी अपने मित्र सुदामा के साथ। इन स्थानों को तीर्थ बना करके इनकी जानकारी सबके बीच जुटाने की जरूरत। तो सालाना हमने कुछ कार्यक्रम भी निश्चित किए, खाली बोलने से बात नहीं बन रही, इसलिए हमने गीता जयंती भी की। अगर आप कल्पना करें कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश नहीं आते, उज्जैन नहीं आते, तो क्या पवित्र ग्रंथ गीता मिल सकता था? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई आती। लेकिन आज उनके आचार्य सांदीपनी में आकर के जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये आचार्य जी का अपने शिष्य के माध्यम से दुनिया में हमारी शिक्षा गौरवान्वित हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सुशासन के लिए आपने सबने देखा ही है, साइबर तहसील से लगा करके हमने प्रयास किया था। आपको मालूम है कि यहाँ BRTS से दिक्कत आ रही थी, ये BRTS को हमने हटाने का काम किया। इंदौर में भी हमने कहा, कोर्ट के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई अगर समय के साथ बदला माहौल तो हमको जनता की सुविधा की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने कहा अनियमित और अनियंत्रित लाउड स्पीकर, खुले में मांस मदिरा, ये जो चल रहा था इसको हमने रोकने का प्रयास किया है। नामांतरण बंटवारे की बात की है, ई पंजीयन चालू करा, ई स्टैंपिंग चालू किया, संपदा 2 चालू किया। चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने लगातार काम किया। आपको ध्यान होगा तो शपथ लेते ही हमने अपने 2 मंत्रालयों को इकट्ठा किया। हमने कहा स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय एक होना चाहिए। पूरे दुनिया में ऐसा ही एक ही जगह होता था, केवल हमारे कुछ राज्यों में ही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अलग, स्वास्थ्य चिकित्सा अलग। ऐसे में 2 जगह हॉस्पिटल लाओ, 2 जगह स्टाफ लाओ, बहुत सारी संकट होते थे। आज इस बात का संतोष है कि हमारे एक मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी दक्षता से काम कर रहे हैं। और आप इसके आंकड़े भी देख लो। इस आंकड़े का परिणाम है कि 2004-05 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे, लेकिन आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट के और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट स्तर के। लेकिन अब हमने PPP मॉडल पे 14 मेडिकल कॉलेज लगाने की बात की और 8 निर्माणाधीन है। सब मिलाकर के 51 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 1 साल के अंदर हो जाएंगे। तो ये जो अपनी मेडिकल कॉलेज को लेकर के बड़ी उपलब्धि होगी। पूरे देश के अंदर इतनी तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला कोई राज्य नहीं है। एक तरह से हमारे से अगर संख्या के आंकड़े में देखें तो ये 37 मेडिकल कॉलेज अकेले तमिलनाडु के हैं, लेकिन उसको 75 साल हो गए बनाते बनाते। लेकिन हमारे यहाँ ये 2 साल के अंदर ये प्रगति होगी, एक तरह से ये उत्साहवर्धक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेडिसिटी का कंसेप्ट आया, और मेडिसिटी भी गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट की भी है।
दोनों रूप में समान रूप से चलने के लिए हमने कल्पना भी की और इसमें सार्थक भूमिका भी निभाई। इसका परिणाम आया कि 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी चलाने की हमने इस साल घोषणा कर दी, जो 5 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से भी मंजूरी मिल गई। लेकिन हमने 13 का संकल्प रखा, 7 मेडिकल कॉलेज अगली बार खुलेंगे। ऐसे करके जो एलोपैथिक का महत्व है वो आयुर्वेदिक का भी महत्व है। और हमारे यहाँ तो वन संपदा है, और वन संपदा में जितना इसका आने वाला समय में वेलनेस को लेकर के काम होता है, तो मेडिसिटी में हमारा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी प्रकार की चिकित्सा और एक स्थान पर वो पूरी सिटी का कल्पना लेते हुए माननीय मोदी जी की जो कल्पना उस पर हम काम करें। माननीय अध्यक्ष जी ने एयर एम्बुलेंस का उल्लेख किया है। एयर एम्बुलेंस भी दोनों प्रकार की है। एयर एम्बुलेंस से हमारी जहाँ हवाई पट्टी नहीं है वहाँ हेलीकॉप्टर से जाने वाले, जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ प्लेन लेके जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, अब रीवा में 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू है, तो सर्वाधिक रूप से 24 घंटे हमारे एयर एम्बुलेंस चलती रहती है। अभी हमारे माननीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी के भैया के लिए आपके क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा कि पन्ना के अंदर एक खदान अधिकारी रिटायर्ड, सुबह पति पत्नी घूमने जा रहे थे, घूमते आने पीछे से ट्रक चढ़ गया, पहिया पूरा पैर उनका पन्ना में ऐसा खत्म ही हो गया था एक तरह से। एयर एम्बुलेंस आई, तुरंत उसको उठाकर लिफ्ट किया, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती किया, भले ही उनका पैर निकालना पड़ा लेकिन जान बच गई। तो ये जो आज के जमाने में व्यवस्था है उसका केवल सदुपयोग करने की जरूरत। मुझे इस बात का संतोष कि आने वाले समय में जब मेडिकल कॉलेज नीचे हो जाएंगे तब नीचे प्रबंधन हो जाएगा, लेकिन आज पूरे देश में सबसे पहले हमारा, और ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम, तो एयर एम्बुलेंस की दोनों सुविधा ये देने का काम भी हमारे द्वारा किया गया। और आज की स्थिति में पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला मध्य प्रदेश का अपना नंबर 1 बना है, और 70 साल से अधिक वालों को तो सीधे लाभ देना भी चालू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद हमने स्वीकृत किए। ये एक बार में इतने पद कभी मंजूर नहीं किए गए, लंबे समय से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अटके हुए थे। मुझे इस बात का संतोष है, नियमित, संविदा, आउटसोर्स सब मिला के सारे पद मिलाए तो 4,000 मतलब लगभग 50,000 ही हो जाएगा। बचा क्या है, 46,400 तो 47,000 हो गए, तो ये और आने वाले समय में बढ़ी जाएंगे। तो मैं मान के चलो, इसी प्रकार से हमने कहा कि कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी उन्नति की, प्रगति की, हम आगे बढ़े, लेकिन एग्रीकल्चर से हमारी जो अधिकतम हो सकती है उसके पास हम पहुंच गए। ऐसे में हमारा ये भौगोलिक रूप से फैला हुआ मध्य प्रदेश, बड़े पैमानों पे किसानों की आय अगर हमको बढ़ाना है तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और पशुपालन को बढ़ावा देते हुए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है कि हमारे सभी दुग्ध संघों में नई मशीनें लाएंगे, नए दुग्ध संयंत्र लगाएंगे, सभी प्रकार की पंचायतों तक हमारे दूध उत्पादन की देश की जो हमारी क्षमता, अभी देश में हमारा कंट्रीब्यूशन 9% है, लेकिन 9% को हम 20% तक ले जाएंगे। 20% ले जा करके ये न केवल हम अपने पैरों पे खड़े होंगे बल्कि इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाएंगे। इसलिए दूध के उत्पाद बने, अभी दूध के कुल उत्पाद का 2% हम उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी अपने अलग अलग प्रकार से ही उसका उपयोग होता है। तो अपनी उत्पाद की ठीक से कीमत मिले, किसानों की आय और बढ़े, इस दिशा में दूध उत्पादन का हमने ये संकल्प लिया है। और दूध उत्पादन के साथ साथ ये जो गोवंश है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने स्वच्छता नगर की बात करते हैं, और स्वच्छता नगर में अगर अस्वच्छ होते तो पशु और इनके कारण से जो कष्ट होता है, इसका समाधान भी खोजने का प्रयास किया कि हमने नगरीय निकायों से, नगर निगम से चालू किया, और बड़ी बड़ी गौशाला, और बड़ी गौशाला में भी जो बूढ़ी, अपाई, लावारिस इस प्रकार का गोवंश है, उनको रखने की क्षमता नगर निगम के माध्यम से शासन ने वित्तीय व्यवस्था की है। और व्यक्तिगत स्तर पे केवल नगर निगम या सरकारी निकाय या गौशाला में गाय या गोपालन नहीं होना चाहिए, लोग अपने जीवन में भी रखें। इसलिए 10 से ज्यादा जो गौमाता पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। ये योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, इसलिए गौ संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गौमाता हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता की राशि देकर के एक तरह से हमने इस पे काम किया। घायल गाय माता के लिए हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन हमने दिया है, जिसमें प्रति 50 किलोमीटर पे वाहन गो एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कोई घायल, बीमार या कोई कारण से गौ माता रहे तो उसके जीवन में भी बदलाव लाए। टाइगर रिजर्व की तो बात ही क्या, कल का हमने 1 साल उन्हीं के नाम पे किया है। जब हमारा दिन में जब रातापानी टाइगर रिजर्व के समय हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ
दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें दातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं। मुझे इस बात का संतोष है, हमने इस पे भी काम किया है और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहाँ हाथी है वहां के फॉरेस्ट और बाकी चीजों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहां खुद जाने वाला। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम एक ठोस समाधान निकालें ताकि ये जो मानव और हमारे हाथियों के संघर्ष ये कम से कम हो सके और कुल मिलाकर के स्थायी रूप से हम इनको बसाएंगे तो इन व्यवस्थाओं पे आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता है अभी 2 माधवनगढ़ और इधर टाइगर पार्क पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने रेस्क्यू सेंटर बढ़ाने का निर्णय किया कि हमारे हर संभाग में जहां हमारे रिजर्व पार्क है उनके आसपास में हम रेस्क्यू सेंटर भी बढ़ाएंगे, ताकि इनकी कोई कष्ट आता है तो उसका इलाज भी समाधानकारी हो और कुल मिलाकर के हमारी जो वन्य जीवों के प्रति भावना, उस भावना में हमारी सद्भावना और ये खासकर संवेदना भी जुड़ी दिखाई दे। कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार वारंट और सम्मन तामील करने के लिए ई वारंट की बात कही। डिजिटल अरेस्ट के मसले तो आपने देखा ही है कि हमारी सरकार के माध्यम से हमने साइबर तहसील से नीचे थानों तक डेस्क चालू की है और ये बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इस पे चरणबद्ध रूप से इसका समाधान करने जा रहे हैं। विभिन्न 22,000 से ज्यादा थानों की सीमाएं बदली है। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ कि थानों की इतनी बड़ी बड़ी सीमा थी, जिसका युक्तियुक्तकरण हमने सबसे मिलकर करने का प्रयास किया और इसी का एक करण हमने ये अपने जिलों की संभाग की पुनर्सीमा के लिए आयोग बनाया, जो हमारे सभी जिलों की युक्तियुक्तकरण के आधार पर इनकी सीमा का पुनर्मूल्यांकन का काम करेगा, ताकि कानून व्यवस्था सहित सभी विकास के मामलों में भी प्रशासनिक दक्षता से काम हो सके। सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात मेरी हो चुकी है, लगभग ये हमारा अभी मैं आज भी जा ही रहा हूँ सीधा अलीराजपुर जैसे क्षेत्र में भी एक बड़ा आज हमारा नई परियोजना का हम भूमि पूजन करेंगे। अब 4,197 करोड़ का जावद नीमच ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, आमतौर पे चंबल का हमको लाभ नहीं मिलता मंदसौर नीमच को, लेकिन अपने बूंद का एक जल की एक बूंद का लाभ मिले किसानों को, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है और अभी तक नर्मदा जी के माध्यम से लाभ मिला था। अब हमारा ये जो चंबल और ये जो बुंदेलखंड का बेल्ट है, कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के अंदर सभी बड़ी बड़ी जल राशियों का उपयोग बेहतर से बेहतर कर ले। आध्यात्मिक नगरी को लेकर के विश्व का सबसे बड़ा मेला वहां कुंभ प्रवेश करता है वृश्चिक राशि में, इसलिए कुंभ होता है। हमारे यहाँ सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं, इसलिए सिंहस्थ होता है। लेकिन ये विश्व के सबसे बड़े मेले और सबसे बड़े मेले, तो इसके लिए हमारी जवाबदारी भी उतनी बढ़ जाती। ऐसे में इन मेलों की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की 2 दिन पहले, उन्होंने कहा तुरंत आप अपने दल भी भिजवाओ प्रयागराज में भी और सारे बड़े बड़े प्रबंधन सारे तुरंत प्रारंभ करो। ये अपने प्रदेश की बड़ी गरिमा का स्थान है और उज्जैन तो वो स्थान है जहां अब हमारे पास प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा अपने धार्मिक पर्यटन के लोग आ रहे हैं। एक साल में सबसे ज्यादा देश में धार्मिक पर्यटक आने वाला स्थान अब हमारा मध्य प्रदेश और उज्जैन बना है। तो ऐसे में इनका प्रबंधन पूरे साल करने की जरूरत है। बहुत सारे काम उस पर हम कर रहे हैं, इसका टास्क फोर्स बना दिया है, प्लान बना दिया है। हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से साधु संतों को बसने के लिए हम खुद भूखंड देंगे, ताकि टेम्परेरी रूप का जो झंझट रहता है वो खत्म हो जाए। अपने सत्यमित्रानंद जी ने तो सालों पहले हरिद्वार में कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया, वो 8 मंजिल कितने मंजिल है ना, कितना भव्य बना, कितने साल पहले बनाया। तो हमने कहा जब वहां बन सकता, हरिद्वार में भी तो कुंभ होता है, तो उज्जैन में क्यों नहीं बन सकता। और उज्जैन में भी सभी साधु संतों इतना आनंद के साथ सभी साधु संतों ने स्वागत किया है, सब आने को तैयार है।
हमने प्राधिकरण को बोल दिया कि एक बड़ी योजना बनाए और सारे लोगों का ये स्थायी समाधान करे। पर्यटन के लिए हमने कहा कि हमारा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बड़ा है, तो आवागमन के लिए हमारी अपनी वायु सेवा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा प्रारंभ करने के बलबूते पर पहले तो ये हमने शुरुआत की थी तो हमको बड़ा आश्चर्य भी लगा। आजकल सब लोग वायुयान से ऐसा सफर करना चाहते कि पर्यटन विभाग ने जब लॉन्च की तो इंदौर से उज्जैन भी लोग विमान से आ रहे थे। तो हमने कहा ये इंदौर से उज्जैन आ रहा हो, 90% ऑक्यूपेंसी जा रही, लेकिन हमारे पास इतने विमान नहीं है। तो हमने धीरे से उसको बंद किया कि इंदौर उज्जैन तो चलेगा, इंदौर भोपाल भी छोड़ो, लेकिन सिंगरौली भोपाल चलेगा। हमने पहले शुरू में किया तो ये सर्किट बहुत काम कर रहा, लेकिन अब बदलते हमने कहा जो दूर वाले हैं पहले प्रोजेक्ट से रीवा भोपाल, जबलपुर भोपाल, सिंगरौली भोपाल, ऐसे नए रूट बनाए। और मुझे संतोष है इस बात का कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धार्मिक पर्यटन के केंद्र के साथ टूरिज्म स्पॉट पे भी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस भी मांग रहे हैं लोग, और हम इस पे भी आगे बढ़ रहे हैं कि हम अब अलग केवल केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर भी लोग अपने हेलीकॉप्टर से भी अपने समय की बचत करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पर्यटन बढ़ा करके लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाना, ऐसे कई चीज हम कर रहे हैं। लेकिन अशोकनगर की चंदेरी के अपने जो वहां की साड़ी का जो महत्व है, पर्यटन की नगरी हमारी महेश्वर में अहिल्या माता के यहाँ पे, इसलिए हमने अपने इन स्थानों को भी रेखांकित करते हुए पर्यटन के केंद्र पर बाकी चीजें भी है उसको पूरा जोड़ करके काम कर रहे हैं। अधोसंरचना के काम तो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, कहने के लिए इंदौर मनमाड़ है, अब इंदौर से मनमाड़ मतलब इसको समझने की देर है। हमने इसको विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सोचा, इसलिए मेरे अपने विभाग में भी एक रेलवे के अपने स्पेशल काम करने के लिए हम ओएसडी ला रहे हैं, ताकि रेलवे के माध्यम से नई रेल लाइन भी प्रस्तावित करें। और आप अंदाज लगा लो, इंदौर मनमाड़ मतलब इंदौर मुंबई की नया ट्रैक बनने वाला है। ये लगभग हमारा 18,036 करोड़ का माननीय मोदी जी के माध्यम से ये 309 किलोमीटर का इतना बड़ा ये अपना प्रोजेक्ट बनेगा। इसके माध्यम से जो अभी तक हमारा दिल्ली बंबई कॉरिडोर है, इसमें इंदौर के माध्यम से बंबई जाएंगे तो 4 घंटे की बचत होगी, लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। और ये जैसे मुरैना दिल्ली के रास्ते से जो बंबई जाता है, वो मुरैना से वापस ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से खंडवा और फिर घुसता है। अब इसकी जरूरत नहीं, जिसको सीधा मुंबई जाना है वो सीधा अगर मुरैना के पास से ग्वालियर से ही सीधा राजगढ़ के रास्ते से इंदौर आ जाए और इंदौर से सीधा वो बंबई चले जाए, तो ये जो कंटेनर लेकर के जो व्यापारिक मालगाड़ियां वगैरह दूसरी चीजें हैं, तो ये पूरा बेल्ट भी कवर करेगा। तो हमने प्लान बनाया कि ये रेल लाइन जो अभी थोड़ा जहां हमारे पास औद्योगिकरण की काफी गुंजाइश है, राजगढ़, गुना, अशोकनगर या उज्जैन इंदौर से होते हुए, तो ये पूरे रेल ट्रैक का लाभ लेंगे। इसी प्रकार से जो इंदौर से दिल्ली से आने वाला नागदा से जो गुजरात होके बम्बई जाती है, उसको भी इंदौर के ट्रैक से जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक रेल लाइन का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए कैसे क्या हो सकता है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन के बारे में भी बात की, लेकिन वंदे मेट्रो की बात भी कर रहे हैं। जो बड़ी रेल लाइन है वंदे मेट्रो और मेट्रो में अंतर ये है, मेट्रो की स्पीड केवल 80 किलोमीटर की होती और वंदे मेट्रो की स्पीड 160 की होती। वंदे मेट्रो ऑलरेडी ब्रॉडगेज पे चल जाता है, लेकिन जहां जहां उपलब्ध है वहां हम वंदे मेट्रो को लाएं, जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये पूरा एक सर्किल बन सकता है। हमारे रेल ट्रैक बने हुए भी, तो छोटा सा वंदे मेट्रो का ट्रैक तो करेंगे, लेकिन बड़ा ट्रैक हम रेलवे मंत्री के साथ करने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े और दूसरे बहुत सारी प्रकार की बात सोच रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज जिस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, हमारे अपने रेलवे स्टेशन के लिए विंध्य क्षेत्र में 6ठा एयरपोर्ट मिला है, ये इसकी बधाई। ग्वालियर में सबसे कम समय में एयरपोर्ट बना, इसका भी बड़ा एक तरह से मध्य प्रदेश को लाभ मिला माननीय मोदी जी के माध्यम से। केंद्रीय योजनाओं में लगातार हम आगे बढ़े। हमने तय किया सरकार बनने के बाद कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 साल में डबल होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से सारे काम को हाथ में लिया है कि निश्चित रूप से 5 साल के अंदर हमारा ये बड़ा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं अभी 1 लाख अस्थायी कृषि पंपों की, लेकिन आने वाले समय में जो 40 लाख किसान हमारे पास है, 40 लाख ही किसानों को क्रमशः 4 साल के अंदर सबको परमानेंट सोलर पंप देने का हम निर्णय कर रहे हैं। इससे 2 काम होंगे। एक बड़ा काम हमारे अपने बजट पे भी लाभ का मिलेगा। लगभग 15,000 की सब्सिडी हमको हर बार किसान को जो देना पड़ती है, उस किसानों के देने वाली सब्सिडी का प्रश्न नहीं है, हमारे को यह समय के साथ बढ़ती जाएगी। आज 15,000 है, 4 साल बाद ये
20,000 होगी, फिर 25,000 होगी। उधर किसानों को भी दिक्कत आती है, हम अपनी लाइन खींचेंगे दूसरी। लेकिन अगर बिजली भगवान ने सूर्य देवता दिया, वो अपने पंप लगा करके अपनी बिजली ले ले, तो वो अपनी खुद की बिजली उत्पन्न करे और खुद की किसानी में ले, एक पैसा नहीं लगेगा उसका। सारे किसान इस पे खुश है और मांग भी रहे कि सोलर पंप हमको दे दो। जैसे ही सोलर पंप देते तो टोले मजरा, छोटे छोटे गांव, अंदर तक बड़े पैमाने पर बिजली का हमारा एक काम खत्म होगा। इसी प्रकार से कुसुम 3 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में भी छत पे भी हम बिजली के पंप देना चाह रहे हैं, सोलर पंप, ताकि इसके आधार पर अपने घरों के अंदर भी लोग अपनी बिजली उत्पन्न करें। कुल मिलाकर 10,000 से 11,000 करोड़ का उस पर भी फटका पड़ता। ये दोनों मिला लें तो 25,000 करोड़ आसपास हमको बजट में ये देना पड़ता है। एक एक करके सारे विभागों से इस तरह से जो हम पे अनावश्यक खर्चे हैं, इसको कम करते हैं और इनको जनहितैषी विकास की योजना में पैसा लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें कही है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे भी यहाँ के बाद अभी अलीराजपुर जाना बाकी है, 4 पन्ने बाकी है। मुझे लगता है कि भैया इतने आप दे देना है। अरे बहुत सारा हो जाएगा, अब अपनी सीधी बात कर ले। एक मिनट जरा, एक विषय छूटिए, 1 मिनट। अरे वो मेरे अभी इतने सारे आइटम में वो एक रह गया। एक हमारा 11 तारीख से लगा करके जन कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा हम अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर रोज जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें रोज नई सौगात भी मिलेगी। और हमारा जैसे कल राता पानी का मिलेगा, आज हमने फ्रीगंज का ब्रिज दिया है। हाँ, और एक हमने 40 दिन की योजना बनाई कि हमारे ये इवेंट के कार्यक्रम के साथ साथ जनहितैषी योजनाओं के जनता को लाभ कैसे मिले। तो 76 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राही कोई गांव में बैठे, मोहल्ले में बैठे, वार्ड में बैठे, तो सारी की सारी सरकार के सारे लोग कलेक्टर के निर्देशन में ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत नोडल अधिकारी बनाया है, शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त को बनाया है। वो नीचे तक अपनी प्रत्येक घर तक जाकर के जो जो पात्र हितग्राही है उन योजनाओं को लेकर के वहां तक जाएंगे। जो जैसा पात्र है, मान लो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड बना देगा, कोई को हेल्थ की सुविधा दिलाना वो दिलवाएगा। ऐसे पात्र और सुपात्र को देखते हुए 40 दिन तक ये अपने डाटा भी जुटाएंगे। प्रतिदिन यहाँ कंट्रोल रूम बना करके उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे और 2-2, 4-4 दिन बाद एक शिविर लगाकर जो जो पात्र हितग्राही है उनका निराकरण भी करते जाएंगे। और आखिरकार 26 जनवरी तक ये 40 दिन तक पूरा अभियान लगेगा, जिसके माध्यम से सरल शब्द में आपकी सरकार आपके द्वार ये नीचे तक ले जाने का कंसेप्ट है। क्योंकि जनता के हित का संकल्प कर लिया है तो जनता के हित जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातें करने के लिए आज थोड़ा सा अभी इन सारी बातों का जी मैं आग्रह कर रहा हूं कि पहले माननीय मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त कर दे, उसके बाद में प्रश्न आप एक आध दो पूछ लो। मैं राजन जी से हाँ आभार व्यक्त करता हूं। एक मिनट अच्छा, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट कर ले कार्यक्रम, आशीष जी कह रहे हैं कि उसके बाद फिर सवाल ये कर लिए। आदरणीय राजन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की विस्तृत पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबको पिछले 1 वर्ष में, अरे आप लोग नीचे बैठो, पीछे वाले चैनल वाले जरा हमको दिक्कत, नहीं बैठ जाने चलो। पिछले 1 वर्ष में उनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं सुशासन की स्थापना के और विकास के कार्यों को गति देने का, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी 17 दिसंबर को भी और 25 दिसंबर को भी सिंचाई की उस योजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं जो अटल जी, जिनका जन शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिनका सपना था कि इस देश की गरीबी को समाप्त करना है तो हमें नदियों को जोड़ना पड़ेगा। और उनके जन शताब्दी वर्ष में ही इतना बड़ा काम के भूमि पूजन की स्थिति में पहुंचाने में जो सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री जी ने, वो हरित क्रांति लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बड़ी सफलता है। मैं उनको बधाई देता हूं। और औद्योगिक क्रांति के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करना, फिर विदेशों में जाके रोड शो करना, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की डेट तय करके प्रधानमंत्री जी को उसके लिए भी आमंत्रित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की, इसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। और पर्यटन की क्रांति के लिए जो प्रयास
हुए हैं उन्होंने विस्तृत यहाँ पर बताया है। और हम सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और पर्यटन की क्रांति हो जाए तो गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन लेके ढूंढने में भी फिर नहीं मिलती है। इसलिए 1 वर्ष का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का रहा है वो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब इतनी बड़ी संख्या में कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में जो खचाखच भरा हुआ है, सबने समय निकाल के इसमें हिस्सेदारी की है। इसके लिए आप सबको मैं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। 1 वर्ष के कार्यों की